आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन मोशन चैप्टर का हिस्सा है, थोड़ा सा चेंजिंग है इसमें, लेकिन जो आप पीछे पढ़े हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन उसी सब का फार्मूला यूज होगा, वो भी कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाला। आप मोशन में पढ़े v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ऐसे जो फार्मूला आप पढ़े कब, जब एक्सेशन कांस्टेंट होगा तब ऐसे फार्मूला का यूज करना है। तो इस फार्मूला का यूज करके हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। वास्तव में इसे हम बोल सकते हैं टू डायमेंशनल मोशन। इसके पहले क्या पढ़े थे हम लोग, मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब वन डायमेंशनल मोशन, एक ही तरफ चल रहा था पार्ट के, या तो हॉरिजेंटली या तो फिर पढ़ते थे मोशन अंडर ग्रेविटी, कैसे वस्तु को छोड़िए नीचे गिरेगा, मोशन अंडर ग्रेविटी। ये भी था वन डायमेंशनल मोशन, ये वर्टिकल था, वैसे हॉरिजेंटल कि रोड पर कोई गाड़ी चल रहा है, इस तरह का कोई सवाल। अब हम लोग पढ़ेंगे टू डायमेंशनल मोशन। पार्ट के लिए एक बार में दो तरफ चलेंगे, और इस टू डायमेंशनल मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। हम लोग का टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब होता है प्रक्षेप्य गति। प्रोजेक्टाइल मोशन का हिंदी है प्रक्षेप्य गति। प्रोजेक्टाइल मोशन, किसी बॉडी को आप फेंकिए, प्रक्षेपित कीजिए, उसे फेंकिए, प्रोजेक्ट कीजिए, तब उसके मोशन के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। और प्रोजेक्टाइल मोशन का बहुत सारा तरीका है, बहुत तरह से आप बॉडी को फेंक सकते हैं। तो पहला तरीका जो हम फेंकने का जो पढ़ाने जा रहे हैं आपको, प्रोजेक्ट करने का, किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने का, कि एक स्टैंड है, मान लो कि h हाइट का एक स्टैंड है, इस पर एक मशीन गन रखा हुआ है। एक h हाइट के स्टैंड पर एक मशीन गन रखा हुआ है और यहां से बुलेट फायर किया जा रहा है। यहां से एक बुलेट को फायर किया जा रहा है। तभी बुलेट फायर होगा तब इसके मोशन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कि जब आप मशीन गन को h हाइट पर एक स्टैंड लगाइए, h हाइट का, तो मशीन गन रखिए और हॉरिजॉन्टली एकदम फायर कीजिए, तो बुलेट का रास्ता कैसा होगा, कब कितना मोशन होगा, कितना समय के बाद क्या वेलोसिटी होगा, कितना समय के बाद कितना चलेगा, कब नीचे गिरेगा, कितना आगे जाएगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं कि h हाइट के स्टैंड पर हम एक चीज बता रहे हैं कि मशीन गन रख के फायर किया जा रहा है। आप ये भी समझ सकते हैं कि आप h हाइट के एक छत पर खड़ा होकर के एक बॉडी को फेंके हैं, हॉरिजॉन्टली फेंके। आप किसी बॉडी को फेंक रहे हैं हॉरिजॉन्टली, एकदम हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं। तो मतलब तरीका यही, बस इसको जैसे समझिए, गन के माध्यम से समझिए, आप सिंपल समझिए कि आपने ही खुद एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली यू वेलोसिटी से फेंका, बातें की होगा। तो हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं कि h हाइट से, ग्राउंड से h हाइट ऊपर से किसी बॉडी को u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली क्षैतिज दिशा में फेंका गया, तब इसका मोशन कैसा होगा, कब कितना चलेगा, कितना वेलोसिटी प्राप्त करेगा, कितना समय के बाद गिरेगा, कितना दूर तक फेंकाएगा, कब कितना एंगल पर भाग रहा होगा, हर एक तरह का बात इसमें हम लोग देखें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल ऑफ फर्स्ट काइंड। प्रोजेक्टाइल ऑफ फर्स्ट काइंड मैंने फेंकने का पहला तरीका, किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने का पहला तरीका यह है कि when a particle is projected when a particle is projected with a velocity u, when a particle is projected with a velocity u in horizontal direction at a height h above ground, जब किसी बॉडी को ग्राउंड से h हाइट ऊपर से हॉरिजॉन्टली क्षैतिज दिशा में u वेलोसिटी से फेंका जाएगा, तब का मोशन के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल ऑफ फर्स्ट काइंड, इसी के बारे में।
तो h हाइट ऊपर से ग्राउंड है, ग्राउंड से h हाइट ऊपर से एक पार्टिकल को, यहां पर एक बुलेट दिखाया गया, बुलेट को u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इधर इस डायरेक्शन में फेंका गया, u वेलोसिटी से फेंका गया। तो u वेलोसिटी से फेंका जाएगा तो सामने थोड़े जाएगा, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण भी तो है। तो अगर पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है तो सामने तो जाएगा नहीं, गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे नीचे भी गिरेगा। तो ये जो पार्टिकल है सामने सिर्फ नहीं जाएगा, हाँ अगर पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता नहीं सामने ही जाता, फिर कोई उपाय नहीं था नीचे गिरने का। लेकिन ये बात तो बोलना ही बेकार है कि गुरुत्वाकर्षण है या नहीं, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण कभी इग्नोर कर नहीं सकते हम इसको। तो ये जो ग्रेविटी है इसको कहाँ करेगा, धीरे धीरे नीचे लाएगा, सामने भी जाएगा लेकिन गिरते गिरते जाएगा। सामने फेंकाता तो जाएगा ही, ऊंचाई से जाएगा ही, लेकिन नीचे गिरते गिरते आगे भागेगा। तो इस तरह से जाना शुरू करेगा। ऐसे इसका रास्ता हो। फिर बनाने से इस बात का ध्यान देना होता है यहाँ पर कि ये जो गिरा है ना हल्का सा तिरछे गिरा है, ऐसे, ऐसा नहीं कि ऐसे, ऐसे नहीं गिरता है, थोड़ा सा तिरछा, वर्टिकल से थोड़ा सा कोण बनाते हुए, इधर नहीं इधर, EMA ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि गिरते गिरते भी वेलोसिटी हमेशा रहता है, हमेशा रहेगा यू। प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। पहले इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस और इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है और एक नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है। ये जो बुलेट है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है और नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है, एक साथ दोनों तरफ चल रहा है। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी दिया गया इसको, u, और नेगेटिव वाई डायरेक्शन में 0। ये लिखे इनिशियल वेलोसिटी। शुरुआत में जब बुलेट यहां से निकला तो वेलोसिटी किधर था इसका, एक्स की तरफ न था, वाई की तरफ कहां वेलोसिटी, वाई की तरफ तो गिरना शुरू हो गया। गिरना शुरू मतलब ड्रॉप जैसा, माने वेलोसिटी 0। वाई की तरफ इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्स की तरफ इनिशियल वेलोसिटी u, एक्स की तरफ एक्सीलरेशन 0, वाई की तरफ एक्सीलरेशन g। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ux बराबर u और ax बराबर 0, निगेटिव वाई डायरेक्शन में u बाई इक्वल टू 0 और a बाई इज इक्वल टू g, नीचे की ओर। एस की तरफ एक्सीलरेशन नहीं है। आपने इस बुलेट को या किसी पार्टिकल को जब आप फेंकते हैं तो उसमें वेलोसिटी देते हैं, एक्सीलरेशन नहीं। एक्सीलरेशन देने के लिए फोर्स लगना जरूरी होता है। अभी तक हम लोग फोर्स के बारे में तो चर्चा नहीं किए हैं, बहुत सा मोशन पढ़ लिए कि पार्टिकल चल रहा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन से, 5 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर की एक्सीलरेशन से, लेकिन आखिर एक्सीलरेशन कहाँ से आता है, फोर्स से। जब भी मेरा मोशन खत्म होगा ना काइनेमेटिक्स, जब स्टार्ट करेंगे डायनामिक्स, तो इस बात पर ज़्यादा चर्चा करेंगे हम लोग कि वास्तव में एक्सीलरेशन कहाँ से आता है, फोर्स से आता है। तो आप इस बुलेट को या फिर जब किसी बॉडी को आप फेंकते हैं तो उसको आप जब फेंक देते हैं तो उसमें वेलोसिटी का रन आगे जाता है, उसमें अब एक्सीलरेशन नहीं होता। एक्सीलरेशन किसी वस्तु को देने के तो फोर्स लगते रहना चाहिए। जब तक फोर्स लगता रहेगा तभी तक बोलेंगे कि उसमें एक्सीलरेशन है। तो जब आप किसी बॉडी को फेंक दिए, आपके हाथ से निकल गया, तो फिर आप थोड़े उस पर फोर्स लगा रहे हैं, आप वो तो जा रहा है वेलोसिटी से। हाँ, फोर्स लग रहा है कहाँ, नीचे की ओर, गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटी के कारण। तो नीचे दिखाई ना एक्सीलरेशन जी, नीचे काम करेगा एक्सीलरेशन जी, लेकिन सामने कहाँ एक्सीलरेशन काम करेगा। आप तो एक बार उसको फेंक दिए, अब वो जा रहा है वेलोसिटी से, कहाँ उस पर आप बल लगा रहे हैं। और आप अगर बल लगाते हैं किसी वस्तु पर तो आपको कांटेक्ट में रहना होगा। आप किसी वस्तु पर बल लगा सकते हैं, बिना कांटेक्ट में रहे आप बल लगा ही नहीं सकते। तो आपके हाथ से तो निकल गया, आप कहाँ संपर्क में, ऐसा थोड़ी उसको धक्का देते जा रहे हैं,
ऐसा अगर है कि आप किसी बड़ी पर फोर्स लगाते जा रहे हैं और चलते जा रहा है बड़ी, तब हम कहेंगे उस पर फोर्स लगा। आप किसी बड़ी ऐसे माने कोई बड़ी ऐसे रखा हुआ, उसको एक बार मारे और ये फेंका गया कस के, तो वेलोसिटी से गया है, आपके फोर्स से नहीं। फोर्स का इतना बस काम था कि इसमें गति लाना, फोर्स का बस इतना ही काम था। तो कस के से मारे से वेलोसिटी आ जाएगा, तो फोर्स का बस इतना ही काम था इसमें वेलोसिटी ला देना। अभी जा रहा है वेलोसिटी से, उसमें ऐसी डायरेक्शन नहीं है। तो इस कहानी में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन नहीं, और वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है इनिशियल, सिर्फ एक्सीलरेशन। ये दोनों बात खाली पता होना चाहिए, बाकी हम लोग खुद निकाल लेंगे धीरे धीरे। तो स्टार्ट करते हैं कहानी, यहां से आगे बढ़ाते हैं पार्टिकल को। तो मान लीजिए कि t सेकेंड के बाद पार्टिकल इस पॉइंट पर पहुंचा जिसका नाम है p। t सेकेंड के बाद पार्टिकल इस पॉइंट पर पहुंचा जिसका नाम क्या है p। तो ये इधर कितना चला, ये और इधर कितना चला, t सेकेंड में मान लिया जाए कि पार्टिकल यहां आएगा, तो t सेकेंड में इधर कितना चला और इधर कितना चला। तो x बराबर निकल के आएगा, x बराबर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, s की तरफ चल रहा है कितना वेलोसिटी से, u से, एक्सीलरेशन तो है ही नहीं। तो अगर आप लगाइएगा अभी से x बराबर ut प्लस हाफ at², तो s की तरफ वेलोसिटी तो u है, तो ठीक है ut, एक्सीलरेशन है कहाँ, यहाँ तो जीरो देना पड़ेगा आपको। x बराबर जब फॉर्मूला लगाइएगा ut प्लस हाफ at², तो जीरो देना पड़ेगा ना। तो खाली क्या रहेगा, x बराबर ut, x बराबर क्या आएगा, सिर्फ ut आएगा। तो x बराबर होगा ut। इससे निकलेगा ना कि t सेकंड में पार्टिकल इधर कितना चला, ut 5 सेकंड में कितना चला, 5 इंटू u, 6 सेकंड में कितना आगे गया होगा, बोले 6 इंटू u, इधर का आप निकाल सकते हैं। y बराबर कितना नीचे गया, तो y बराबर ut, इधर सॉल्व करेंगे तो u जीरो लेंगे, और प्लस हाफ gt², इधर होगा x बराबर ut प्लस हाफ 0t², इसमें होगा 0t हाफ gt²। इधर चल रहा है वेलोसिटी से, इधर गिर रहा है एक्सीलरेशन से, इसमें वेलोसिटी नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। तो y बराबर कितना आया, हाफ gt²। तो y बराबर आया हाफ gt², x बराबर ut और y बराबर हाफ gt²। इस बात को अगर यहीं लिखना है, फिगर गंदा थोड़ा हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ लिखें कि x इज इक्वल टू ut, y इज इक्वल टू हाफ gt²। t सेकेंड में इधर कितना चला, बोले ut, इधर कितना चला, बोले हाफ gt²। बोले कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पार्टिकल का, तो ऐसे लिखना पड़ेगा कि ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का t सेकेंड में। अगर वेक्टर के रूप में लिखना चाहते हैं तो x में i लिखिएगा, माने ut i x की तरफ i, और हाफ gt² माइनस j। अगर आप डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा ut i कैप प्लस हाफ gt² माइनस j कैप, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो ये आप खुद कर लेंगे, i वाला जो अंक है ut उसका स्क्वायर, j वाला जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, और फिर उसका रूट ओवर। ये तो वेक्टर का हो गया कहानी कि अगर कोई वेक्टर कुछ i लिखा हुआ कुछ j लिखा हुआ, उसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो i वाला जो अंक है कोफिशिएंट जो गुणांक है उसका स्क्वायर, j वाला जो गुणांक है उसका स्क्वायर का रूट ओवर। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ut का स्क्वायर और हाफ gt के स्क्वायर का रूट ओवर। ये हम निकाल नहीं रहे हैं, आप वेक्टर के मैग्नीट्यूड के निकालने के हिसाब से इसको सवाल को सॉल्व कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होगा। हम आगे बढ़ते हैं एवरेज वेलोसिटी पर। एवरेज वेलोसिटी यहां से यहां तक जब पार्टिकल आया t सेकेंड में, तो इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, वास्तव में रास्ता नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को रास्ता से क्या मतलब है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जो सीधा लाइन मिलाएगा उसकी लंबाई को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना। रास्ता से क्या मतलब, तो डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें टाइम से अगर भागा देंगे तो आएगा एवरेज वेलोसिटी,
तो डिस्टेंस तो निकला हुआ है, ये टाइम से भागा दे दिया जाए तो हो जाएगा यू आई कैप, टी खत्म हो गया, और प्लस हाफ जी टी, एक टी यहाँ से भी खत्म, और माइनस जे कैप, ये निकल गया एवरेज वेलोसिटी। अगर इसका भी मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो यू का स्क्वायर प्लस हाफ जी टी के स्क्वायर का रूट ओवर, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। अब हम निकालने जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, खास पॉइंट पी पर क्या वेलोसिटी, यहां पर पहुंचा था इस समय क्या वेलोसिटी था, खास पॉइंट पी पर क्या वेलोसिटी था। तो ऐसे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन देता है टेंजेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट देता है। तो यहां पर हम एक टेंजेंट खींचे, ये टेंजेंट बताएगा मेन वेलोसिटी का डायरेक्शन इंस्टेंटेनियस। लेकिन ये निकला कैसे, क्योंकि इसके पास दो वेलोसिटी है, एक है वी एक्स, एक होगा वी वाई। वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। तो फिर वी एक्स में या तो जोड़ेंगे वी वाई, या तो वी वाई में जोड़ेंगे वी एक्स, तब जाके निकलेगा मेन वेलोसिटी v। तो पहले वी एक्स निकालते हैं, x की तरफ वेलोसिटी t सेकेंड बाद x की तरफ वेलोसिटी v बराबर u प्लस ए टी। x की तरफ सोल्व होगा तो यहां से चलना है u प्लस ए टी, मतलब u मैंने s की तरफ जो वेलोसिटी है ना u होगा, शुरू में कितना था u, अभी भी कितना है u, t सेकेंड के बाद भी u ही है। इसका मतलब जब तक पार्टिकल नीचे गिर न जाए तब तक इसका वेलोसिटी u ही रहेगा, इसको टाइम से कोई लेना देना नहीं है, हमेशा ही पार्टिकल वेलोसिटी रखेगा, हमेशा, जब तक नीचे गिर न जाए। बाई की तरफ देखते हैं क्या होता है, बाई की तरफ वेलोसिटी निकालेंगे तो u प्लस जी टी, यहां से चलेंगे u प्लस ए टी मैंने u प्लस जी टी, तो बाई बराबर कितना आएगा जी टी, मैंने ई बाई का मान जो आया है वो जी टी आया, आई वी एक्स का जो मान आया है वो यू आया। तो मेन वेलोसिटी कितना आएगा v, तो मेन वेलोसिटी जो v आएगा वो लिखाएगा यू आई कैप और जी टी माइनस जे कैप, यू आई कैप जी टी माइनस जे कैप। यहाँ पार्टिकल दो वेलोसिटी है, यू आई कैप की तरफ और जी टी माइनस जे की तरफ, तो नेट वेलोसिटी कितना होगा यू आई जी टी माइनस जे। आप यहाँ भी अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो यू का स्क्वायर और जी टी के स्क्वायर का रूट ओवर। एक सवाल यहाँ पर और पूछता है कि आप ये बताइए कि जब पार्टिकल टी सेकेंड के बाद चल रहा था तब जो वेलोसिटी का मेन डायरेक्शन है वो वर्टिकल लाइन से कितना डिग्री कोण पर था। पार्टिकल टी सेकेंड चलने के बाद जो वेलोसिटी का डायरेक्शन था पार्टिकल का वो वर्टिकल से कितना डिग्री कोण पर था, तो मान लेते हैं कि अल्फा पर था। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि tan अल्फा बराबर होगा u बाई जी टी, tan अल्फा बराबर वी एक्स बटा वी वाई, अल्फा के लिए हुआ परपेंडिकुलर ही हो जाएगा बेस, तो वी एक्स बटा वी वाई, वी एक्स बराबर यू, वी वाई बराबर जी टी, यू बाई जी टी। इस फॉर्मूला से आप अल्फा का मान निकाल सकते हैं कि 5 सेकंड के बाद वर्टिकल से कितना डिग्री कोण पर जा रहा था पार्टिकल, मैंने वेलोसिटी का डायरेक्शन कितना डिग्री कोण पर था वर्टिकल से। पूछेगा हॉरिजॉन्टल से तो 90 में घटा देंगे, इधर से 60 तो उधर से 30, हॉरिजॉन्टल से 30 वर्टिकल से 60। तो ये वर्टिकल से निकालने का फॉर्मूला बताए हैं, अगर हॉरिजॉन्टल से निकालने का रहेगा तो 90 में घटा दीजिएगा, यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। अब हम ये निकालने वाले हैं कि पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, यहाँ से यहाँ पहुँचने, यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना लगा t सेकेंड, यहाँ से यहाँ पहुँचने में t सेकेंड, तो t सेकेंड में कितना नीचे गिरा बाई, t सेकेंड में कितना नीचे गिरा बाई। हम क्या जानना चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा, मतलब कितना नीचे गिरने में h, बाई नीचे गिरने में कितना समय लगा t। तो हम जानना चाहते हैं कि h नीचे गिरने में कितना समय लगेगा, टोटल टाइम, इसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक गिरने में कितना समय लगेगा, इसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये t सेकेंड को टाइम ऑफ फ्लाइट में लिख दिया जाए तो y का मान कितना हो जाएगा h, क्योंकि t सेकेंड में y गिरा,
तो कैपिटल टी सेकेंड में, टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी मान लिया जाए, तो कैपिटल टी सेकेंड में कितना गिरेगा, एच। मतलब कि अगर बाई का वैल्यू एच रख दिया जाए तो ये स्मॉल टी का वैल्यू कैपिटल टी हो जाए। कैपिटल टी का मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, पूरा यहाँ से यहाँ तक आने में समय, कैपिटल टी। तो बाई बराबर कितना होता है, हाफ जी टी स्क्वायर। तो बाई का मान एच, एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ से टी का मान निकल जाएगा। अंडर रूट 2h बटा जी, इतना समय इसको नीचे आने में लगेगा। तो जब अंडर रूट 2h बटा जी आ गया, अच्छा यहाँ वेलोसिटी कितना था नीचे की तरफ, t सेकेंड के बाद इधर वेलोसिटी कितना था, gt। इधर तो वेलोसिटी हमेशा u है, इधर वाला क्या देखना, ये तो t सेकेंड रहे चाहे कुछ सेकेंड रहे, हमेशा u रहेगा। लेकिन इधर तो वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड करता है ना, gt, t सेकेंड के बाद gt, तो कैपिटल टी सेकेंड के बाद यहाँ gt, वेलोसिटी होगा gt कैपिटल टी। अब यहाँ मान अगर रखा जाए तो निकल के आएगा g, और t का मान यहाँ से रखेंगे अंडर रूट 2h बटा g, तब सॉल्व होके आएगा अंडर रूट 2gh। g को अंदर डालेंगे तो g से g कटेगा तो अंडर रूट 2gh। अब ये दोनों फॉर्मूला को गौर से देखिए, आप लग रहा है कि वो वाला पढ़ाई हो रहा है जब हम लोग पढ़े थे मोशन स्ट्रेट लाइन में, मोशन अंडर ग्रेविटी में, कि जब किसी वस्तु को h हाइट से छोड़ा जाएगा तो h हाइट गिरने में कितना समय लगेगा, बोले अंडर रूट 2h बटा जी। जब यहाँ गिरेगा तो कितना से टकराएगा, अंडर रूट 2gh। तो ये पढ़ाई वही है, पार्टिकल नीचे गिर ही रहा है, बस अंतर इतना ही है कि चलते चलते गिर रहा है, ये वेलोसिटी से चलते चलते गिर रहा है। अब मैं जब पढ़ते मोशन स्ट्रेट लाइन तो सिर्फ गिर रहा था, बस छोड़े और नीचे गिर रहा है। अभी क्या आ रहा है कि चलते चलते गिर रहा है। देखिए वेलोसिटी वही आया, टाइम वही आया है कि जब किसी बॉडी को ऊपर से छोड़ा जाए h हाइट से तो नीचे गिरने में समय अंडर रूट 2h बटा जी, टकराया कितना से, अंडर रूट 2gh, दोनों से में। तो जितना समय इसे नीचे गिरने में लगा उतना देर यू चाल से भागता भी तो रहा। तो अब निकालने जा रहे हैं हम रेंज, अब हम निकालने जा रहे हैं रेंज, कितना दूर जाकर गिरेगा। तो कितना दूर जाएगा, पहले बताइए कितना चाल से चल रहा है, बोले यू चाल से चल रहा है, कब तक चलेगा, जब तक गिर न जाए। कितना देर में गिरा, अंडर रूट 2h बटा जी। इसका मतलब कि रेंज बराबर यू चाल से मैंने तब तक चलता रहा जब तक कि गिर न जाए, इतना समय तक। तो ये 4 आगे में समय, स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस, इधर कितना चला, तो रेंज का फॉर्मूला हो गया यू अंडर रूट 2h बटा जी, यू अंडर रूट 2h बटा जी, रेंज हो गया इसका। और यहाँ जो बताए थे कि तिरछे, समझ में आ गया होगा कि इसके पास दो वेलोसिटी, गिरने के समय भी नीचे अंडर रूट 2gh और सामने u, तो रिजल्टेंट कहीं से जाएगा। ये आपका पूरा का पूरा पार्ट जो भी हम करके दिखा दिए, इसी में से कोई सवाल पूछे। एक बात और इसमें थोड़ा सा कि x बराबर कितना आया था ut और y बराबर हाफ gt स्क्वायर। तो ये समझिएगा कि y बराबर हाफ g और टी स्क्वायर, यहाँ देखिए टी स्क्वायर, तो टी का मान पुट कर देते हैं x बटा यू, तो टी स्क्वायर के बदले होगा x स्क्वायर बटे यू स्क्वायर। तो हो गया y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर, जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर। तो ये द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण हमें बताता है कि ग्राफ पैराबोला है। ये द्विघात समीकरण हमें बताता है कि जो ग्राफ है पैराबोला है, इसी से बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, परवलयाकार गति हिंदी में। इस समीकरण बताता है। इससे कैसा क्वेश्चन सॉल्व होगा, अगर आपको यू पता रहेगा तो इस रास्ता का समीकरण आप निकाल सकते हैं कि किस रास्ता पर पार्टिकल चल रहा है, इस रास्ता का समीकरण बताओ, तो ये समीकरण होगा। यह समीकरण देल रहेगा तो यू का मान आप यहां से निकाल सकते हैं। इस रास्ता का समीकरण देल है कि y बराबर कुछ एक्स स्क्वायर, तो y बराबर कुछ एक्स स्क्वायर में जो कुछ है वो कौन है, g बाई 2u स्क्वायर। इसे y बराबर 5 एक्स स्क्वायर देल रहे हैं, तो 5 कौन है, g बटा 2u स्क्वायर। तो g बटा 2u स्क्वायर का मान 5 रखिएगा, u का मान निकल जाएगा, तो इसे वेलोसिटी का मान निकल जाएगा अगर इस रास्ता का समीकरण दिया होगा। तो ये था आपका प्रोजेक्टाइल ऑफ फर्स्ट काइंड।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे प्रोजेक्टाइल ऑफ सेकेंड काइंड के साथ।